हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आपका टॉपिक चल रहा था नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी स्वराज पार्टी, क्योंकि स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था CR दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा, कहा इलाहाबाद में। और कह सकते हो कि ये कांग्रेस से पृथक होकर एक अलग पार्टी बनाई गई थी 1923 में। क्या हमने बताया था? स्वराज पार्टी 1923। और इसने प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में काफी सीटें प्राप्त की थी। और उसके बाद ये हुआ था कि कांग्रेस धीरे धीरे अप्रभावी हो गई थी। और कह सकते हो कि 1923 के बाद जो है भारत में अनेक पार्टियां आ गई थी और सभी पार्टियां अलग अलग काम कर रही थी और भारत में एकजुटता का माहौल नहीं था। और ये एकजुटता का माहौल 1930 तक नहीं रहा था, क्योंकि 1930 में हम सभी भारतीय एकजुट हो गए थे और एक आंदोलन चला दिया गया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखा जाए कि गांधी जी को जेल के बाद अर्थात असहयोग आंदोलन के बाद भारत में अनेक पार्टियां आ गई थी और वो सभी अलग अलग कार्य करती थी। कोई भी भारतीय एकजुट होकर कार्य नहीं कर रहे थे और उसी का परिणाम निकल कर आया था 1923 में स्वराज पार्टी। इसके बाद एक और आई थी हिंदू सभा पार्टी, लिबरल फाउंडेशन आ गया था और किसान हिंदू पार्टी आ गई थी। बहुत सारी पार्टियां थी जो अलग अलग कार्य कर रही थी, अर्थात भारत में एकजुटता का माहौल नहीं था। लेकिन 1930 आते आते पूरा भारत एक साथ फिर खड़ा था और किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी पार्टियों ने एकजुटता का माहौल प्रस्तुत किया था। तो ऐसा क्या हुआ कि हम भारतीयों को एकजुट करने में किसका सबसे बड़ा योगदान रहा? तो ये योगदान रहता है साइमन कमीशन 1927 का। तो आज बात करेंगे साइमन कमीशन। क्या था साइमन कमीशन 1927, जिसने पूरे भारत को एकजुट कर दिया? तो इसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि ध्यान है आप सभी लोगों को, आपने पढ़ा है कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो भारत में इसका जगह जगह विरोध किया गया था, काले झंडे दिखाए गए थे और साइमन गो बैक अर्थात साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे साइमन कमीशन 1927 की। तो ध्यान रखना कि भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 या इसी को कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, क्योंकि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वायसराय और सचिव के काल में 1919 में लाया गया एक अधिनियम था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, अर्थात हम भारतीयों के लिए उत्तरदायी प्रशासन की व्यवस्था की गई थी प्रांतों में, क्योंकि हम भारतीय समय समय पर अंग्रेजों से मांग कर रहे थे कि हमें आजाद करिए। तो उसी के संदर्भ में अंग्रेजों ने 1919 में भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी, अर्थात हम भारतीयों के लिए एक उत्तरदायी प्रशासन प्रस्तुत किया था। और इसी भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रावधान था कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद इस जो है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा की जाएगी और इसमें देखा जाएगा कि जो भारतीय हैं वो उत्तरदायी प्रशासन में कितना आगे बढ़ चुके हैं। और जब भारतीय उत्तरदायी प्रशासन में आगे बढ़ जाएंगे तो उन्हें क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा। और ध्यान रखना कि कितने वर्ष बाद प्रावधान किया गया था? 10 वर्ष बाद, अर्थात 10 वर्ष बाद भारत शासन अधिनियम 1919 की क्या कराई जाएगी? जांच कराई जाएगी। अगर देखा जाए तो ये जो साइमन कमीशन था, तो ये साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए ही आया था। और क्यों इसका विरोध किया गया, तो थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए 1929 में ब्रिटेन में होने थे
आम चुनाव, अर्थात किसके, प्रधानमंत्री के चुनाव होने थे 1929 में। और इस समय ब्रिटेन में दो पार्टियां थी, एक पार्टी थी कंजरवेटिव पार्टी, ध्यान रखना, कंजरवेटिव पार्टी का प्रधानमंत्री था ब्लेडीमन और यह तत्कालीन प्रधानमंत्री था। और दूसरी पार्टी थी जिसका नाम था लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी। तो दो पार्टियां थी और उस समय तात्कालिक ब्लेडीमन प्रधानमंत्री था और ब्लेडीमन को लगा कि आगामी 1929 के चुनाव में जो लेबर पार्टी है वो सत्ता में आ सकती है और इसको लगा कि अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच कराएगी और जांच में जो भारतीय हैं वो सफल हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय उत्तरदायी प्रशासन में बहुत आगे निकल चुके हैं। और ये नहीं चाहती थी पार्टी कंजर्वेटिव कि भारत आजाद हो और इसीलिए ब्लेडीमन ने क्या किया कि निश्चित समयावधि के 2 वर्ष पहले ही 8 नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ध्यान रखना किसकी अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई थी और जिसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। तो ध्यान रखना कि साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को अपनी निश्चित समयावधि के 2 वर्ष पहले। और किसने इसका गठन किया था, तो ब्लेडीमन ने इसका गठन किया था किसकी अध्यक्षता में, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ये भारत आया था तो इसका भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था, तो इसका विरोध इसलिए किया गया था, लॉर्ड इरविन ने ब्लेडीमन को सुझाव दिया था कि इस जो ये कमेटी गठित हो रही है साइमन की अध्यक्षता में, इसमें कोई भी भारतीय नहीं होना चाहिए, अर्थात इसमें 7 सदस्य थे और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। इसीलिए जब ये पार्टी भारत आई थी तो इसका विरोध किया गया था और जगह जगह काले झंडे दिखाए गए थे, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। अब देखा जाए कि इसी साइमन कमीशन ने भारत के कितने दौरे किए थे, तो ध्यान रखना कि साइमन कमीशन ने भारत के 2 दौरे किए थे। पहला दौरा जो था इनका फरवरी से मार्च 1928 और जो दूसरा इसने दौरा किया था वो अक्टूबर से अप्रैल 1929। तो ध्यान रखना कि साइमन कमीशन ने भारत के कितने दौरे किए थे, तो साइमन कमीशन ने भारत के 2 दौरे किए थे। पहला दौरा फरवरी से मार्च 1928, दूसरा दौरा अक्टूबर से अप्रैल 1929। अगर इसी के बारे में आगे अगर बात करें तो ध्यान रखना कि जैसे ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को, तो भारतीय इससे नाराज हो गए थे क्योंकि इस कमेटी में कोई भी भारतीय नहीं था। इसीलिए दिसंबर 1927 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया था, इसी मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के हम भारतीयों ने एक निर्णय पारित किया था कि साइमन कमीशन जहां भी जाएगा वहां क्या की जाएगी, हड़ताल की जाएगी और क्या इसे काले झंडे दिखाएंगे और साइमन गो बैक के नारे लगाएंगे। अर्थात दिसंबर 1927 मद्रास के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पारित हो गया था कि हम साइमन कमीशन क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और इसीलिए साइमन कमीशन जहां जहां भी गया था इसका हम भारतीयों द्वारा क्या किया गया था, विरोध किया गया था। आगे अगर बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन सबसे पहले कहां पहुंचा था, बंबई पहुंचा था। और ये बंबई कब आया था, 3 फरवरी को। जब ये 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा तो बंबई में प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए, साइमन गो बैक के नारे लगाए और हड़ताल की गई, जिससे ब्रिटिश प्रशासन नाराज होता है और उसने भीड़ पर पशुबल का प्रयोग किया था, अर्थात लाठीचार्ज की थी। जब यही साइमन कमीशन कहां पहुंचा, लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। तो लाहौर रेलवे स्टेशन पर इसका विरोध किया गया पंजाब केसरी, या कह सकते हो कि शेरे पंजाब के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय। तो लाहौर रेलवे स्टेशन पर इसका विरोध किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा
और तभी लाहौर का एक पुलिस अधीक्षक था, नाम था सैंडर्स। तो सैंडर्स ने लाला जी पर लाठीचार्ज कर दिया था और जिससे लाला जी क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। तो ध्यान रखना कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर साइमन कमीशन वापस जाओ काले झंडे किसने दिखाए थे, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भीड़ ने दिखाया था और तभी सैंडर्स ने इन पर लाठी चार्ज कर दिया था जिससे लाला जी घायल हो गए थे और घायलावस्था में लाला जी की 17 नवंबर 1928 को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं का एक भगत था, प्रीशिक्षित अनुयायी था जिसका नाम था भगत सिंह। ये पंजाब के रहने वाले थे, युवा क्रांतिकारी नेता थे और इनको ये बात रास नहीं आई कि हम भारतीयों पर जो है ब्रिटिश प्रशासन के लोग अत्याचार करते हैं और इसी लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने ठीक एक माह बाद उसी तारीख को अर्थात 17 दिसंबर को 1928 को इसी सैंडर्स को लाहौर रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऐसे क्रांतिकारी को नमन है भगत सिंह। तो ध्यान रखना कि लाला जी की मृत्यु का बदला किसने लिया था, तो भगत सिंह ने लिया था और एक माह बाद निश्चित वही 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर उसी जगह सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। बाद को इन्हें फांसी हो गई थी और क्यों हो गई थी तो भगत सिंह पर आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लाला जी पर जब लाठी का प्रहार हुआ था तो लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश तख्ते ताबूत में कील के समान साबित होगा। अगर आगे बात करें, जब यही साइमन कमीशन कहां पहुंचा, लखनऊ पहुंचा, तो लखनऊ में इसका विरोध किया गया था। किसके नेतृत्व में, तो गोविंद वल्लभ भाई पंत के नेतृत्व में और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो जब ये मुंबई पहुंचा तब विरोध किया गया, लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया और लखनऊ में गोविंद वल्लभ भाई पंत और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विरोध किया गया। अब ध्यान रखना, जब यही साइमन कमीशन कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। जब ये दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली में इसे असेंबली में घुसने से रोका गया। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था और जगह जगह काले झंडे दिखाए जा रहे थे। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। तभी इसी साइमन कमीशन के साथ में भारत राज्य सचिव था जिसका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। ध्यान रखना क्या नाम था, लॉर्ड बर्किनहेड। तो लॉर्ड बर्किनहेड भी साथ में साथ साइमन कमीशन आयोग के। और जब लॉर्ड बर्किनहेड को रहा नहीं गया, क्योंकि ये जहां जहां भी पहुंचा था भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया था, तभी लॉर्ड बर्किनहेड परेशान हो जाता है और तुरंत मोतीलाल नेहरू को पकड़ लेता है और कहता है, बताइए मोतीलाल नेहरू, आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? हम तो आपकी ही जांच करने आए हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 की। अगर आप भारतीय उत्तरदायी प्रशासन में आगे बढ़ गए होगे तो हम आपको क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे और तुम हमारे काम में रोड़ा बन रहे हो, अर्थात हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि पहली बात, निश्चित समयावधि के 2 वर्ष आप लोग पहले आ गए। जो भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रावधान था कि इसकी समीक्षा 10 वर्ष बाद होनी थी, अर्थात जांच होनी थी 1929 में और तुम लोग 2 वर्ष पहले अर्थात 1927 में ही आ गए हो। तो पहली तो ये आपकी गलती है और दूसरी बात ये है कि तुम अंग्रेज, जांच हम भारतीयों की करने आए हो और इस कमेटी में 7 सदस्य हैं और कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। अब बात ये रही कि तुम जांच हमारी कर रहे हो और हमें को नहीं पता है तुम हमारी क्या जांच करोगे। अगर इस कमेटी में 1-2 भारतीय शामिल होते तो हमें भी पता चलता कि आप लोग हमारी क्या जांच करोगे और पता लगे कि जांच में लीपापोती कर दो, जिससे हम भारतीयों को आजादी में सफलता ना मिले। अर्थात इस कमेटी में कोई ना कोई भारतीय होना चाहिए। इससे लॉर्ड बर्किनहेड नाराज हो जाता है और वो कहता है, वाह, अभी 1919 तक ये नहीं जानते थे प्रशासन क्या होता है, सरकार क्या होती है, और तुम लोग 8-9 साल में इतने होशियार हो गए कि तुम स्वयं की जांच स्वयं कर लोगे। अगर इतने ही होशियार हो तो तुम स्वयं का संविधान बनाकर दिखाओ। ध्यान रखना, इसने चुनौती प्रस्तुत कर दी कि अगर तुम भारतीय इतना ही होशियार हो तो तुम स्वयं का संविधान बनाकर
दिखाओ, प्रस्तुत करो, जिससे तुम भारतीय ही सहमत हो, हम आपको क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। तो ध्यान रखना कि लॉर्ड बर्किनहेम द्वारा दिल्ली में मोतीलाल नेहरू से संविधान बनाने की चुनौती पेश की जाती है कि अगर तुम भारतीय खुद का संविधान बना लो और जिससे हम नहीं तुम भारतीय ही सहमत हो, हम तुमको क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे। इसी साइमन कमीशन का विभिन्न पार्टियों ने विरोध किया था, जिसमें हिंदू सभा आती है, मुस्लिम लीग आती है, किसान मजदूर पार्टी आती है और लिबरल फेडरेशन पार्टी आती है। तो आदि पार्टियों ने कांग्रेस का सहयोग करते हुए साइमन कमीशन का विरोध किया था, अर्थात कांग्रेस का सहयोग किया था। अगर देखा जाए कि साइमन कमीशन का सहयोग किसने किया था, तो इसी साइमन कमीशन की सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ध्यान रखना कि साइमन कमीशन की सहायता के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी का जो सदस्य था वो बनाया गया था वी.आर. अम्बेडकर को। तो वी.आर. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का कह सकते हो कि सहयोग किया था, क्योंकि जो सहायता के लिए कमेटी बनाई गई थी उसका सदस्य था वी.आर. अम्बेडकर। तो वी.आर. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। कुछ अन्य भी थे, कुछ नरेश थे, कुछ जमींदार थे, तो इन लोगों ने जो है साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, इन्होंने इसका सहयोग किया था। तो साइमन कमीशन आपका लगभग क्लियर हो गया है कि साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, तो साइमन कमीशन की अध्यक्षता में। और कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका जगह जगह क्या किया गया था, विरोध किया गया था। और इसी का विरोध किया था लाहौर में, किसने, लाला लाजपत राय, जो, और इसीलिए उन पर कांग्रेस ने लाठी का प्रहार कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं की मृत्यु का बदला लिया था उनके भगत सिंह ने। तो ये चीज हो गई। अब आगे बात करते हैं कि जो भारत राज्य सचिव था, नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। तो लॉर्ड बर्किनहेड ने नेहरू को चुनौती प्रस्तुत कर दी थी कि तुम भारतीय अगर इतना होशियार हो तो खुद का संविधान बनाकर दिखाओ, हम क्या कर देंगे, तुम्हें आजाद कर देंगे। और इसीलिए नेहरू ने 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। तो ध्यान रखना 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अंसारी को। और इस जो है सम्मेलन में बात रखी गई कि भारतीयों के लिए जो संविधान बनेगा उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और वह कमेटी भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। इसके बाद दोबारा 10 मई 1928 को पुनः इसी सर्वदलीय सम्मेलन का पुनः आयोजन किया गया और इसका फिर एक बार अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अंसारी को। और इस बैठक में ये पारित किया गया कि संविधान बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा और वह कमेटी भारतीयों के लिए संविधान बनाएगी। और इस कमेटी में नेहरू समेत, क्योंकि नेहरू को इस कमेटी का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और इनके अतिरिक्त इसमें 9 सदस्य और थे। कुछ प्रमुख सदस्य थे, जैसे कह सकते हो तेज बहादुर स्प्रू, नेता सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम और मंगल सिंह, उवैस कुरैशी, बहुत सारे नेता थे इस कमेटी की। और इसी कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की थी, जिसे कहा गया था नेहरू रिपोर्ट। तो ध्यान रखना कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी, 10 अगस्त 1928 को प्रकाशित की थी। और इस नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख मांगे की गई थी। पहला था कि अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, अर्थात डोमेनियन।
स्टेट का दर्जा दिया चाहिए, अर्थात हमें पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए, हमें आधा ही राज्य दे दीजिए। जो उच्च मामले हैं, जो विदेशी नीति है, जो विदेशी मामले हैं वो तुम्हारे पास होने चाहिए, जो आंतरिक मामले हैं वो हम भारतीयों के पास होने चाहिए। अर्थात नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। दूसरी बात कही गई थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का क्या करना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए, और इसीलिए बंबई प्रांत को सिंध प्रांत से क्या कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था। तो ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट था बंबई प्रांत को सिंध प्रांत से क्या कर दिया जाए, पृथक किया जाए। और चौथा जो टॉपिक था वो सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव क्या कर दिए जाने चाहिए, बंद किए जाने चाहिए। अर्थात सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव बंद कर दिए जाने चाहिए। जो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर दूसरे समुदाय को आरक्षण दिया जाना चाहिए, और जहां पर अल्पसंख्यक मुस्लिमों का कम प्रतिनिधित्व है, अर्थात कम जनसंख्या है, वहां पर ज्यादा आरक्षण दिया जाना चाहिए। अर्थात सांप्रदायिकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और जो पांचवी मांग की गई थी वो इसमें मौलिक अधिकार थे, अर्थात 5वें मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, और इसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तो 19 मौलिक अधिकार थे। महिलाओं के संरक्षण की बात कही गई थी, अर्थात सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में ही मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, कितने, 19 मौलिक अधिकार। और ये सब प्रावधान अगर देखा जाए तो इसमें प्रमुख 13 मांगे थी, और 13 मांगे थी, लेकिन वो इतनी मोस्ट नहीं है, जो मोस्ट थी वो हमने बता दी है। और इन सभी मांगों को भैया तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के पास भेज दिया गया, और कहा गया कि इन सभी मांगों को 1 वर्ष के अंदर अंदर हम भारतीयों को मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम भारतीय क्या चलाएंगे, एक आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम रखा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ध्यान रखना कि इन सभी मांगों को 1 वर्ष के अंदर पूरा करने की मांग की गई थी। और एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि संविधान की सबसे पहली झलक किसमें देखी गई थी, तो ध्यान रखना संविधान की प्रथम जो झलक थी वो नेहरू रिपोर्ट में देखी गई थी, और इसका कारण था मौलिक अधिकार। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग किसमें की गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। भारतीय संविधान की प्रथम झलक किसमें देखी गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट में देखी गई थी। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट। अब क्या हुआ कि लॉर्ड इरविन ने 1 वर्ष बाद इन सभी मांगों को पूरा किया या नहीं किया, इसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया, क्या हुआ, तो इन सभी के बारे में जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।